आज हम स्किन केयर की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लियोपेट्रा के दूध से नहाने से लेकर आज किसी के डीएनए के हिसाब से क्रीम बनने तक का सफर ये आखिर तय कैसे हुआ। और हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भी है। हाँ बिल्कुल। त्वचा के अपने इकोसिस्टम मतलब माइक्रोबायोम पर एक साइंटिफिक पेपर है, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री के इतिहास पर एक लेख और कुछ बाजार रिपोर्टें भी हैं जो हमें भविष्य की एक झलक देती हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये पता लगाना कि हजारों सालों में स्किन केयर इतना कैसे बदल गया और भविष्य में ये हमें कहाँ ले जा रहा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? इतिहास से? हाँ, सबसे पहले समय में बहुत पीछे चलते हैं। जब हम स्किन केयर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई नई चीज है, लेकिन असल में इसकी जड़ें तो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बिल्कुल, प्राचीन मिस्र का जिक्र आता है, क्लियोपेट्रा और उनके दूध और शहद से नहाने की कहानियां। हाँ, पर वो सिर्फ कोई शाही शौक तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आप कह सकती हैं उस जमाने की सबसे एडवांस्ड केमिस्ट्री थी। दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है वो एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, AHA, जो आज के महंगे सीरम में होता है। वही। ये मृत त्वचा को बहुत धीरे धीरे हटाता है। और शहद सिर्फ मीठा नहीं है, उसमें कमाल के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो अनजाने में ही सही, एक तरह का केमिकल पील और सूदिंग मास्क एक साथ इस्तेमाल कर रही थी। वाह, मतलब आज के इन्फ्लुएंसर्स जिस चीज की बात करते हैं उसकी नींव हजारों साल पहले रखी जा चुकी थी। हाँ, और ये सिर्फ मिस्र तक ही नहीं था, यूनान और रोम में भी काफी कुछ हो रहा था। दूसरी सदी में गैलन नाम के एक रोमन चिकित्सक ने पानी, जैतून का तेल और मोम को मिलाया और पहली कोल्ड क्रीम बनाई। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये एक बहुत ही स्थिर इमल्जन था जो त्वचा को नमी देता था। ये कॉस्मेटिक केमिस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर था। लेकिन उस दौर में सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं था। त्वचा को गोरा करने के लिए लेड आधारित पाउडर का इस्तेमाल होता था, जो असल में जहर था। हाँ, ये उस समय का एक स्याह पहलू था। सुंदरता की चाह में लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन फिर मध्य युग में, खासकर इस्लामिक स्वर्ण युग में, चीजें थोड़ी बेहतर हुई। डिस्टिलेशन की तकनीक में सुधार हुआ है ना? हाँ, एविसेना जैसे विद्वानों ने आसवन की तकनीक को इतना बेहतर बनाया कि गुलाब और कैमोमाइल जैसे फूलों से एसेंशियल ऑयल निकालना आसान हो गया। रोज वाटर यानी गुलाब जल उसी दौर की देन है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ हम क्रिस्पर जैसी भविष्य की तकनीक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने नुस्खे, शहद, गुलाब जल, उन पर वापस जा रहे हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन अब एक वैज्ञानिक समझ के साथ। पहले हमें पता था कि हल्दी काम करती है, अब हम जानते हैं कि क्यों। क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है। बिल्कुल, ये परंपरा और विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है। लेकिन असली बड़ा बदलाव आया 19वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति, जब वैसलीन जैसी चीजों का आविष्कार हुआ और स्किन केयर हर किसी के लिए उपलब्ध हो गया। पर इसके साथ ही उत्पादों में मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे जहर भी आम हो गए। हाँ, और इसी जरूरत ने हमें उस विज्ञान की ओर धकेला जो आज हर बोतल के अंदर काम करता है, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री। चलिए, तो अब बोतल के अंदर झांकते हैं। जब हम किसी क्रीम की सामग्री लिस्ट देखते हैं तो उसमें पानी और तेल सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन हम सबने स्कूल में सीखा है कि तेल और पानी कभी नहीं मिलते। तो फिर ये लोशन और क्रीम एक साथ रहते कैसे हैं? इसका राज छिपा है एक तरह के पीसमेकर में। ज्यादातर क्रीम्स और लोशंस इमल्शंस होते हैं, मतलब तेल और पानी का एक जबरदस्ती बनाया गया मिश्रण। और इस मिश्रण को एक साथ रखने के लिए एक पीसमेकर की जरूरत होती है। हाँ, जिसे हम इमल्सिफायर कहते हैं। ये तेल और पानी के बीच खड़ा हो जाता है, दोनों का हाथ पकड़ता है और उन्हें एक टीम की तरह काम करने पर मजबूर करता है। शांति दूत ये अच्छा उदाहरण है। तो ये इमल्सिफायर काम कैसे करता है? यहीं पर हमारे असली हीरो आते हैं, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट? हाँ, ये जादुई अणु होते हैं। इनका एक सिरा या कह लीजिए एक हाथ पानी से प्यार करता है और दूसरा हाथ तेल से। तो ये तेल की छोटी छोटी बूंदों के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं और उन्हें पानी में तैरने देते हैं। अच्छा, तो ये सरफेक्टेंट ही वो चीजें हैं जो सब कुछ एक साथ रखती हैं। क्या इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, कई होते हैं, पर इसे समझने के लिए हम इन्हें दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। एक है गहराई से सफाई करने वाली टीम। ये वही SLS और SLES है जिनके बारे में इतनी बात होती है? बिल्कुल, ये एनायोनिक सरफेक्टेंट होते हैं।
ये गंदगी और तेल को पकड़कर पानी के साथ बहा ले जाने में माहिर होते हैं। इसीलिए ये कभी-कभी त्वचा के प्राकृतिक तेलों को भी हटा देते हैं, जिससे रूखापन महसूस होता है। और दूसरी टीम? दूसरी है मुलायम करने वाली टीम, यानी कैटायोनिक सर्फेक्टेंट। ये बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ये बालों और त्वचा पर एक हल्की पॉजिटिव चार्ज वाली परत छोड़ जाते हैं, जो उन्हें चिकना और रेशमी महसूस कराती है कंडीशनर वाला एहसास। एकदम सही। तो ये सिर्फ सामग्री मिलाने का खेल नहीं है, ये अणुओं के स्तर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने जैसा है। वाह, एक क्रीम में इतनी सारी इंजीनियरिंग होती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमने बोतल के अंदर की इंजीनियरिंग समझ ली। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी त्वचा पर पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि बोतल के अंदर क्या है, लेकिन असली खेल तो उस चीज का है जो हमारी त्वचा पर पहले से मौजूद है, एक अदृश्य जंगल। अदृश्य जंगल, ये बहुत सही शब्द है। वैज्ञानिक इसे स्किन माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारी त्वचा पर अरबों बैक्टीरिया, फंगस और वायरस रहते हैं। ये हमारा पहला सुरक्षा कवच है। तो मतलब हमारी त्वचा पर रहने वाले सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते? हम तो हमेशा एंटीबैक्टीरियल साबुन से उन्हें मारने की कोशिश करते रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलतीफहमी है। इसे एक बगीचे की तरह समझिए। अगर आप हर चीज पर कीटनाशक डाल देंगी तो आप खरपतवार के साथ साथ सुंदर फूलों को भी मार देंगी। और हमारी त्वचा पर भी फूल हैं? हाँ बिल्कुल। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस जैसे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो सेरामाइड्स बनाते हैं। ये हमारी त्वचा को नमी युक्त और स्वस्थ रखते हैं। और मुहासों का क्या? वो भी तो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं ना? है ना? हाँ, लेकिन यहाँ भी संतुलन की बात है। मुहासों से जुड़ा बैक्टीरिया क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस ज्यादातर समय शांति से रहता है, लेकिन जब त्वचा के छिद्र तेल से बंद हो जाते हैं तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, ये बगीचे में खरपतवार के जरूरत से ज्यादा उग जाने जैसा है। तो नए माइक्रोबायोम फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इसी बगीचे के माली की तरह काम करते हैं। एकदम सही। उनका मकसद कीटनाशक की तरह सब कुछ साफ करना नहीं है। वे प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाद की तरह काम करते हैं, और कुछ में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो बगीचे में नए अच्छे बीज डालने जैसा है। बिल्कुल। लक्ष्य है इकोसिस्टम को इतना स्वस्थ बनाना कि वो खरपतवार को खुद ही नियंत्रित कर सके। ये तो सोच को पूरी तरह बदल देता है। हम अपनी त्वचा को साफ करने की कोशिश से हटकर उस पर मौजूद जीवन को पालने पोसने की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम सिर्फ पालने पोसने से भी एक कदम आगे जा रहे हैं। अब हम उस बगीचे को अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने की सोच रहे हैं। डिजाइन करने की मतलब माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग। हाँ, माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये हो रहा है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनसे अपनी पसंद का काम करवा सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक ऐसे बैक्टीरिया बना रहे हैं जो मुहासों से लड़ने वाले खास प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ये प्रोटीन सिर्फ मुहासे पैदा करने वाले बुरे बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को अकेला छोड़ देते हैं। तो हम अपनी त्वचा पर रहने वाले जीवों की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे हमारे लिए लड़ें। ये तो कमाल है। और ये कहानी और भी आगे जाती है। मैंने कॉस्मेटोजेनोमिक्स नाम का एक और भारी भरकम शब्द सुना है। इसका क्या लेना देना है? अगर माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग बगीचे को डिजाइन करना है तो कॉस्मेटोजेनोमिक्स ये तय करता है कि आपके लिए कौन सा बगीचा सबसे अच्छा है। ये परम व्यक्तिगत देखभाल है। इसे आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, अभी हम दुकान पर जाकर रूखी त्वचा के लिए क्रीम खरीदते हैं, जो एक ऑफ द रैक सूट खरीदने जैसा है, जो शायद ही कभी पूरी तरह से फिट बैठता हो। बिल्कुल। कॉस्मेटोजेनोमिक्स एक बी-स्पोक सूट बनवाने जैसा है, जो सिर्फ आपके नाप का बना हो। कंपनियां आपका डीएनए टेस्ट करती हैं। डीएनए टेस्ट स्किन केयर के लिए? हाँ, वो उन खास जीन्स को देखती हैं जो आपके त्वचा के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जैसे आपके शरीर में कोलेजन कितनी तेजी से टूटता है या आपकी त्वचा प्रदूषण से होने वाले नुकसान से कितनी अच्छी तरह निपटती है। और इस जानकारी से वे क्या करते हैं? इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट के आधार पर वे एक ऐसा स्किन केयर फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें ठीक वही तत्व होते हैं जिनकी आपके शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिक और केलिजेनिक्स जैसी कंपनियां ये कर भी रही हैं। तो भविष्य में रूखी त्वचा के लिए कोई सामान्य क्रीम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो सीधे आपके डीएनए को टारगेट करे, जो आपके उस जीन को सपोर्ट करे
जो सेरामाइड्स बनाने में थोड़ी कमी कर रहा है। ये तो स्किन केयर का पूरी तरह से नया स्तर है। और इसमें क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल हो रहा है। संभावनाएं अनंत है। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक है, लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और लैब में बैक्टीरिया उगाने की बात करते हैं तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है। इन सब नई तकनीकों का हमारे और इस ग्रह के लिए क्या मतलब है? क्या ये सब टिकाऊ या सस्टेनेबल है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, पारंपरिक कॉस्मेटिक्स उद्योग का पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ता है। एक उदाहरण शिया बटर का लेते हैं। पारंपरिक तरीके से इसे बनाने में प्रति किलो शिया बटर पर 10 किलोग्राम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 किलो के लिए 10 किलो? ये तो बहुत ज्यादा है। और पैकेजिंग का क्या? हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सही कहा। एक अनुमान के मुताबिक कॉस्मेटिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाली 70% पैकेजिंग नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक की होती है। तो क्या बायो इंजीनियरिंग इसका समाधान है? क्या लैब में बनी चीजें हमेशा बेहतर होती हैं? उनने बेहतर होने की ये बहुत बड़ी क्षमता है। जब हम किसी सामग्री को लैब में बैक्टीरिया या यीस्ट से बनाते हैं तो हम जमीन, पानी और ऊर्जा का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बायो इंजीनियरिंग से कार्बन उत्सर्जन को 82% तक कम किया जा सकता है। 82%? हाँ, और हम बायोपॉलीमर जैसे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ भी बना सकते हैं जो पर्यावरण में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन सुरक्षा का क्या? हम अपनी त्वचा पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव लगाने वाले हैं। क्या इसके कोई नियम कानून है? यहीं पर नियम कानून बहुत जरूरी हो जाते हैं। और यहाँ अमेरिका और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, वो क्या है? यूरोपीय संघ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी एहतियाती सिद्धांत पर चलता है। एहतियाती सिद्धांत? इसका सीधा सा मतलब है बेटर सेफ देन सॉरी। अगर किसी सामग्री की सुरक्षा को लेकर कोई भी वैज्ञानिक संदेह है तो यूरोप उसे प्रतिबंधित कर देता है। इसीलिए वहाँ 1300 से ज्यादा सामग्रियों पर बैन है। और अमेरिका में? अमेरिका में एफडीए का सिस्टम ज्यादातर पोस्ट मार्केट है, मतलब प्रोडक्ट बाजार में आ जाता है और अगर बाद में कोई समस्या सामने आती है तब उस पर कार्रवाई होती है। यही वजह है कि कई ऐसी सामग्रियां जो यूरोप में प्रतिबंधित हैं, अमेरिका में धड़ल्ले से इस्तेमाल होती हैं। और जब हम जीएमओ कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो जोखिम भी हैं, एलर्जी, विषाक्तता और ये डर कि ये इंजीनियर किए गए बैक्टीरिया पर्यावरण में फैल गए तो क्या होगा। इसलिए इनकी कठोर जांच बहुत जरूरी है। तो हमने त्वचा की देखभाल का एक बहुत लंबा और घुमावदार सफर तय किया है। प्राचीन मिस्र के दूध से स्नान से शुरू होकर हमने क्रीम की केमिस्ट्री को समझा, हमारी त्वचा पर मौजूद अदृश्य जंगल को जाना, और अब हम अपने डीएनए के आधार पर उस जंगल को फिर से डिजाइन करने की कगार पर हैं। बिल्कुल, हमने सदियों से अपनी त्वचा पर मौजूद जीवन को एक दुश्मन की तरह देखा है जिसे नियंत्रित करना है, साफ करना है। शायद भविष्य इस बारे में है कि हम अपने व्यक्तिगत माइक्रोबियल इकोसिस्टम के बेहतर माली कैसे बने। एक माली जो जानता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है। हाँ, लेकिन ये एक नया और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल भी खड़ा करता है। जैसे ही हम अपने ऊपर और अपने अंदर मौजूद जीवन को संपादित करना शुरू करते हैं, हम सुधार और अपनी प्राकृतिक जीव विज्ञान को मौलिक रूप से बदलने के बीच रेखा कहाँ खींचेंगे। जब हम अपनी त्वचा के बैक्टीरिया को बेहतर बनाने के लिए एडिट कर सकते हैं तो अगला कदम क्या होगा, इस पर सोचना जरूरी है।